हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग की यूपी बीएड के जो आप लोग के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी टाइम से फॉर्म फिल हो रहे हैं। आप लोग भी लास्ट डेट से पहले फॉर्म ज़रूर से फिल कर दीजिएगा। अब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी आप लोगों ने पहले से तो पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या फिर जो एग्रीकल्चर है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो उसके आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, तो इस पर आपकी काफ़ी अच्छी कमांड भी रहती है। तो अब जो आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ कॉमर्स के, वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहता है, मॉडरेट टू ईज़ी ये आपका लेवल रहता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमर्स के। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, ये सीरीज़ आपकी चल रही है और आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा को सपोर्ट करिएगा। जो चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जिस भी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, वहाँ पर शेयर कर दिया करिए। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश बुक का उपयोग निम्नलिखित को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, जो कैश बुक होती है, उसका यूज़ जो होता है, कैश बुक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं? सभी नकद रसीदें यानी कि ऑल कैश रिसिप्ट ओनली, कैश पेमेंट ओनली, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स या फिर ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। तो यहाँ पर जो आपकी कैश बुक बनती है, सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल बनाया जाता है। सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल से क्या बनता है? जर्नल से हम लेजर बनाते हैं और इन्हीं दोनों के साथ ही क्या बनती है? हमारी कैश बुक बनती है। एक ये भी क्वेश्चन आता है, जो कैश बुक है क्या है? जर्नल है या लेजर है? तो यहाँ पर ये दोनों ही का काम करती है, जर्नल का भी, लेजर का भी, दोनों का ही। अगर आप कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो आप सीधे-सीधे कैश बुक रखी है, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की, जो कैश अकाउंट बनता है रोकड़ खाता, इसको बनाने की नीड नहीं होती है, अगर आपने कैश बुक प्रिपेयर करी है तो। तो ये सब्सिडरी बुक ही की तरह ही आती है, जर्नल की एक सब्सिडरी बुक ही मानी जाती है, सहायक पुस्तक कैश बुक को। अब इसमें होता क्या है, तो सभी तरह के जितने भी आपने कैश में पेमेंट किए हों या फिर आपने रिसीव किया हो, कैश आपको मिला हो, रिसीव किया हो या तो आपने पेमेंट किया हो, दोनों को ही आप शामिल करते हैं कैश बुक में। इसमें किसी भी तरह का क्रेडिट परचेज़ या क्रेडिट सेल नहीं दिखाते, सिर्फ़ हम कैश की ही चीज़ों को दिखाते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा है, ध्यान दीजिएगा। रिक्वायर्ड व्हाइल वॉचिंग सेल्स रिटर्न। जब आप सेल्स रिटर्न जो होती है, उसकी बुक की वॉचिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक सेल्स रिटर्न और एक वॉचिंग का आता है। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? जो भी हमने सेल किया है, अगर सामने वाले को कोई डिफेक्टिव लगा या उसके काम का नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उससे वो आपको रिटर्न करता है। तो उसकी बुक्स में एंट्री की जाती है। क्योंकि आप अभी मैंने आपको बताया कि जर्नल के साथ-साथ उसकी कुछ सब्सिडरी यानी कि सहायक किताबें जो होती हैं, उनको भी बनाया जाता है और ये सब्सिडरी बुक ही जो होती हैं, उसमें आपकी सेल्स रिटर्न है या फिर परचेज़ रिटर्न है, क्रेडिट सेल पे जो चीज़ें हैं, जो भी आपकी अलग-अलग जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं, वो सब आपके सब्सिडरी बुक्स में अलग-अलग बनाए भी जा सकते हैं। वाउचिंग क्या होता है? प्रमाणन, ये आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑडिटिंग से। ऑडिटिंग क्या होती है? अंकेक्षण। अंकेक्षण कैसे किया जाता है? जो भी आपने रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, उन सबकी जाँच की जाती है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन्स आगे की वीडियोज़ में शामिल होते रहेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑडिट हम जो कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं? जो भी हमने बुक्स अपनी रखी हैं या फिर जो भी हमने अ, एंट्री करी हैं, तो किसी न किसी बेस पर तो करी होंगी ना, जैसे कि मार्केट से आप कुछ परचेज़ करते हैं, आपको स्लिप मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, तो वाउचिंग जो होती है, वो स्लिप जो रिसिप्ट जो होती है, उसी से मैच किया जाता है कि एंट्री सही है या नहीं सही, उसको हम वाउचिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि हम जब विक्रय वापसी का का प्रमाणन का कर रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी? एग्ज़ामाइन डेबिट नोट्स की, एग्ज़ामाइन कट ऑफ पॉइंट्स की, एग्ज़ामाइन क्रेडिट नोट्स की या फिर एग्ज़ामाइन सेल्स रिटर्न बुक की। तो हमें किसकी नीड नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल यूज़लेस है, दोनों को तो ध्यान ही नहीं दीजिएगा पॉइंट को। मेन आ रहा है डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न किस नोट से रिलेटेड होती है। सीधा-सा आपका वहीं से आंसर बनेगा और जो सेल्स रिटर्न होती है वो डेबिट नोट से होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा।
कि जब सेल्स रिटर्न की वॉचिंग करेंगे आप, तो वहाँ पर आप एग्ज़ामिन करेंगे डेबिट नोट को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रूर से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। और क्रेडिट सेल की अगर बात करता, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी थी, सॉरी, क्रेडिट परचेज़ की, तो वहाँ पर आपको क्रेडिट नोट की जाँच करनी पड़ती। इस दोनों को ही पॉइंट को लिख लीजिएगा कहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देनदारियों की राशि की गणना करें यदि कुल संपत्ति 10,000 है, कुल पूँजी 5,000। तो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल है, बहुत ईज़ी सा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़ इफ टोटल एसेट 10,000 है, टोटल कैपिटल आपके 5,000 है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की इक्वेशन जो है आपको अगर याद होगी, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो आप ईज़ी निकाल लेंगे। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज़ इक्वल टू हो जाता है लायबिलिटीज़ प्लस में क्या हो जाती है कैपिटल। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन। अब एसेट कितनी दे रखी है? 10,000 की दे रखी है, लिख लीजिए। लायबिलिटीज़ हमको वही निकालनी ही है कि कितनी लायबिलिटी होंगी, तो एज़ इट इज़ लिख लीजिए या एक्स मान के भी लिख सकते हैं। वैसे तो आप ओरल कर लेंगे, लिखने की भी नीड नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप लोग को मैं बता रही हूँ सिर्फ़ कि बाय चांस आपको ज़्यादा क्वेश्चन्स में अलग-अलग एसेट दे रखी होंगी, तो आपको सबको काउंट करके लिखना होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पर सीधे से लायबिलिटी बाहर आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर लेस कर लीजिए। 10,000 में से 5,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 5,000। यही हमारी लायबिलिटीज़ है, क्योंकि आपको पता है एसेट और एक साइड एसेट होती हैं और दूसरी साइड लायबिलिटी और कैपिटल होती है और दोनों साइड इक्वल होते हैं, इसमें कोई भी बैलेंस निकल के नहीं आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइनस करके आंसर टिक करिए और आगे बढ़ना है आपको। जिनको नहीं पता वो आप ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है। यदि पत्नी द्वारा लिया गया ऋण उसकी निजी संपत्ति से दिया गया मान लिया जाए तो ऐसे ऋण की स्थिति इस प्रकार होगी। इफ द लोन फ्रॉम वाइफ इज अज्यूम्ड टू बी गिवन आउट ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी देन पोजीशन ऑफ सच लोन इज लाइक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पत्नी द्वारा लिया गया ऋण, जो पत्नी ने लोन लिया है, जो वाइफ ने लोन लिया होगा, अगर उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लिया हुआ मान लिया गया है, तो वहाँ पर ऐसा ऋण किस तरह का होगा, जो कि आपने पढ़े होंगे। जो लिक्विडेटर्स का वो बनता है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी लोन्स हैं वो किस टाइप के हैं, अनसिक्योर्ड है, प्रेफ़रेंशियल है, फुली सिक्योर्ड है, पार्टली सिक्योर्ड है। तो यहाँ पर उसने अपनी पर्सनल एसेट से लिया था, तो वो किस तरह का हो जाएगा? तो वो असुरक्षित अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएँगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है। बहुत डीपली नहीं पूछेगा, इसी तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। डैश व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों के लिए नाममात्र बही खाता में तैयार किया गया एक स्थानापन्न खाता है, लेकिन कुल आंकड़ों के साथ। The dash is a substitute account prepared in the normal ledger for the dash accounts of individual customer but with total figure. न्यूट्रल लेजर अकाउंट है, टोटल डेटर अकाउंट है, टोटल क्रेडिटर है, जर्नल लेजर अकाउंट है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सब्स्टिट्यूट अकाउंट प्रिपेयर किया गया है इन द नॉर्मल लेजर में, जो कि आपको कस्टमर, जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसके बारे में बता रहा है। थोड़ा-सा क्वेश्चन को घुमाकर दे दिया गया, सिंपल सा आपसे पूछ रहा है, जो आपके कस्टमर है उसके बारे में आपको बता रहा है, वो कौन-सा अकाउंट होता है। तो आपके कस्टमर कौन है? आपके डेटर हो जाते हैं। तो डेटर्स की वहाँ पर बात हो रही है, कुल देनदार खाता, टोटल डेटर अकाउंट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो बस इसी तरह के थोड़ा-सा भाषा को आपको समझना है, लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन की, और बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो कुछ बुक्स को मैंने टैग किया हुआ है, उन बुक्स को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएँगी। टैग प्रोडक्ट में जाइएगा तो वहाँ पे कुछ बुक को मैंने टैग किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए, वहाँ पे स्टडी गाइड भी है और साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं। उनको ज़ोर से परचेज़ करके आप लोग उनको प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको जो है क्वेश्चन्स की लैंग्वेज भी अच्छे से समझ में आएगी। बाकी प्रैक्टिस सेट मैं भी प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह खाता जो व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। अकाउंट विच रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग अकाउंट, केटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा अकाउंट हो जाता है? तो वो अकाउंट हमारा हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग कर ही सकता है सिर्फ ओनर ही, जो कंपनी में जिन्होंने कैपिटल अपनी लगाई होगी, इन्वेस्ट करी है, सिर्फ वही ड्राइंग कर ही सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। यानी कि जो भी उन्होंने कैश लगाया है या कोई गुड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अगर उनको वो निकालता है कंपनी से, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन में कौन सा खाता का प्रकार नहीं है? व्हिच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग? अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सोचेंगे इतना ईज़ी, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका।
रियल है, पर्सनल है, सब्सटेंशियल है या फिर नॉमिनल है। तो आपको पता है रियल भी होता है, पर्सनल भी, नॉमिनल भी। कौन-सा नहीं होता? ये पर्याप्त जो है सब्सटेंशियल जो है ये नहीं होता। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 3 ही टाइप के होते हैं अकाउंट आपके, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल और नॉमिनल। चलिए नेक्स्ट है, दोहरी पृष्ठ प्रणाली किस लेजर में पूर्ण होती है? इन विच लेजर डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीटेड? जर्नल लेजर, पर्सनल लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, डेटर्स लेजर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? सामान्य खाता बही में, व्यक्तिगत खाता बही, ऋणदाता का खाता, देनदार का खाता। तो यहाँ पर किसमें पूर्ण होता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है बहुत ही क्वेश्चन, सामान्य खाता बही जर्नल लेजर में बनाते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की मजदूरी का भुगतान नई मशीनरी के निर्माण के लिए किया जाता है। वेजेस ऑफ रुपीज 5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 की जो वेजेस हैं उसको आपने पे किया, किस लिए पे किया था? मशीनरी लगाई थी, इंस्टॉल करी थी, तो उसके लिए पे आपने किया था। तो वो कहाँ पर दिखाया जाएगा या किस अकाउंट में उसको हम दिखाएंगे? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो उसे हम मशीनरी खाते में, अब यहाँ पर आप कहेंगे वेजेस हैं, दिखाना तो वेजेस अकाउंट में चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उस मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। ये किस तरह का एक्सपेंस होगा? इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान करके इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि ये बार-बार नहीं होगा, एक बार हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरह के नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार-बार नहीं होते। आपको एक ही बार कराने हैं या फिर काफ़ी टाइम के बाद ही रिपीट हो सकते हैं। तो इस वजह से वो किस तरह के होंगे? वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रेवेन्यू और कैपिटल इन दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको पास अगर बीकॉम की बुक हो वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो मैंने अभी सजेस्ट करी है आपको स्टडी गाइड उसको परचेज़ कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा वास्तविक खाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल अकाउंट? देनदार का खाता, हवन का खाता, लेनदार का खाता, किराया खाता। तो वहाँ पर कौन-सा रियल अकाउंट है ये क्वेश्चन कह रहा है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो आपकी मोस्टली एसेट्स होती हैं, उसके अकाउंट जो बनते हैं वो सब आपके रियल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन-सी है एसेट? बिल्डिंग की बात की जा रही है, बिल्डिंग अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और जो रेंट अकाउंट है ये नॉमिनल, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लॉसेस हैं, वो सारे अकाउंट किसमें जाते हैं? सॉरी, आपके नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, वो सब जाती हैं हमारी रियल अकाउंट में। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, वो आपकी पर्सनल अकाउंट में चली जाएँगी। जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये सारे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, किससे रिलेटेड हो जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण में उपयोगी है। रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। अनुपात विश्लेषण संचार और समन्वय में सहायक है। रेशियो एनालिसिस इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय के कमजोर स्थानों की पहचान करने में सहायक नहीं है। रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अनुपात विश्लेषण वित्तीय योजना और पूर्वानुमान में सहायक है। तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है? आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, या फिर ये आपका उसमें 12th में अगर आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी को, तो वहाँ भी चैप्टर आपका ये है रेशियो एनालिसिस, आपने अच्छे से इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका बन रहा है, किसमें से चारों में से कौन-कौन से जो पॉइंट्स हैं आपके करेक्ट हैं, वो आपको बताना है और नीचे कोड दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट भी करेक्ट है कि इसको फाइनेंशियल एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है कि का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में सहायक है। थर्ड पॉइंट जो ये कह रहा है कि पहचान करने में सहायक नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट एक तो बन गया, जबकि ये सहायक होता है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। और डी वाला जो कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हेल्पफुल है, तो ये बिल्कुल है। तो यहाँ पर कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? ए, बी और डी वाला। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ये सी वाला जो है यहाँ पर ये नहीं लगा था, इसलिए ये वाला रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ और हानि खाते में व्यय के अनुक्रम का हिस्सा है? Which of the following is a part of sequence of expenses in profit and loss account? Financial and other expenses, selling and distribution, office and administrative। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जो हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं, यानी कि जो व्यय दिखाते हैं, उसका एक हिस्सा नहीं है। तो हम उसमें फाइनेंशियल भी दिखाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी, तो सभी हो जाएँगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा।
यानी कि सारी ही चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं। मोस्टली जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे ही हम कहाँ दिखाते हैं? वो सारे ही हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको ध्यान में रखिए। डायरेक्ट वाले कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। इनडायरेक्ट जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ और हानि विनियोग खाते में कौन सी वस्तु दर्शाई जाती है? विच आइटम इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करंट एसेट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या चीज़ दिखाते हैं? तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही थोड़ा-सा एक्सटेंड समझ लीजिए फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पर कौन से आइटम उसमें शो करते हैं, तो यहाँ पर कौन-सा आइटम शो करेंगे, जो डिविडेंड होता है डिक्लेयर्ड, लाभ जो घोषित होता है, लाभांश सॉरी, उसको हम दिखाते हैं। एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और करंट एसेट है, ये तो आपका उसमें दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा। शेयर जारी करने पर छूट है या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखा देते हैं, तो उसको अप्रोप्रिएशन की नीड नहीं होती। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही तब है आपका किसमें? पार्टनरशिप अकाउंट जो होते हैं, जो पार्टनरशिप यानी कि जो साझेदारी खाते होते हैं, वहाँ पर हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ये ऐसे नहीं बनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परक्राम में लिखित अधिनियम के अनुसार विनिमय का बिल आमतौर पर तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय बैंक ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑन द बैंक, क्रेडिटर ऑन हिज डेटर, डेटर ऑन हिज क्रेडिटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू उसके एक्ट का एक बना है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उस पर उस बिल को कौन तैयार करता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा है। तो उसे कौन प्रिपेयर करता है? उसे लेनदार अपने देनदार पर, क्रेडिटर अपने डेटर पर प्रिपेयर करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसमें आपके मेनली 3 पार्टीज़ रहती हैं। जो प्रॉमिसरी नोट होता है, उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, और जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, या अगर हम चेक की बात करें, चेक आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा, इसको आपने देखा भी है, यूज़ भी किया होगा। तो जो चेक होता है, इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। एक जिस पे सिग्नेचर कर रहा होता है, दूसरा बैंक होता है, जिस बैंक पर लिखा जा रहा होता है, और तीसरा कौन होता है? जो जैसे कि आपको किसी ने चेक दिया है, तो तीसरे आप हो जाएँगे, क्योंकि आपको वो अमाउंट रिसीव होगा। तो इसमें 3 आपकी पार्टीज़ होती हैं। सेम ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है। चलिए नेक्स्ट है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर प्रणाली के अंतर्गत लेजर खाते तैयार किए जाते हैं। अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। 5 4 3 2 कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं इसके अंडर में? तो इसमें आपके 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगर किसी को उसके नाम पता है वो 3 अकाउंट कौन से हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग दीजिए कि कितने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो होता है, वहाँ पर कौन से 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान है। एनी डोनेशन रिसिप्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अब किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान, यानी कि कोई आपको डोनेशन रिसीव हो रही है स्पेशल पर्पस के लिए, तो अब वो क्या है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया था, क्योंकि विशिष्ट लगा हुआ है, स्पेशल यानी कि आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है, वो बार-बार आपको नहीं मिल रहा है, और कोई भी चीज़ें आपको आपको इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, बार-बार नहीं होने की नेचर के होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो आपके कैपिटल कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मिल रहा है, इनकम हो रही है, रिसीव हो रहा है, तो कैपिटल रिसीव्ड कहलाएगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में रेवेन्यू और कैपिटल वाला उसको क्लियर कर लीजिएगा, चाहे एक्सपेंसेस की बात हो, चाहे रिसीप्ट आपको कुछ हो रहा है, रिसीप्ट हो रहा है, उसकी बात हो। आपका 2-3 क्वेश्चन इस वाले पॉइंट से ज़रूर बनेंगे। और इसमें अगर जो आपका बाकी चीज़ें आनी हैं, जैसे कि जो रीज़निंग के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, रीज़निंग के भी आपके इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से यहाँ पर 50 क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और रीज़निंग के क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपका सेकंड पेपर में ही रहेगा। जो सेकंड पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, आपको पता ही होगा। एक तो आपके सब्जेक्ट के आएँगे 50 क्वेश्चंस, और जो है ये आपके रीज़निंग के, जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आएँगे। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर इसमें होने वाला है, उस फर्स्ट पेपर में आपकी जीके आएगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएँगे, 50 क्वेश्चंस इसके रहेंगे, और जो सेकंड पॉइंट है वो कौन-सा रहेगा, इसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करिएगा, वो आपको देना होगा, उसके भी 50 क्वेश्चंस आएँगे। अब इसकी तैयारी, इन तीनों की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन, वहाँ पर मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, साथ ही इसमें
जो आपकी प्रैक्टिस होगी उसकी सीरीज़ भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर में बाकी की तीनों चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करनी है, यानी कि 150 क्वेश्चंस जो है या फिर इसमें 150 क्वेश्चंस की तैयारी जो है आपकी वहाँ पर आपको ईज़िली हो जाएगी। सब्जेक्ट यहाँ पर से आप तैयार कर लेंगे, तो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी रैंक अच्छी आएगी और रैंक ही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको तभी मिल पाएगा जब आप अच्छी रैंक लेकर के आएँगे। तो कॉम्पिटिशन टफ है, आपको अच्छे से तैयारी इसकी करनी होगी। अप्रैल में एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें ही अब आपको क्लियर हो गई हैं, बस तैयारी में लग जाइए। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दान में सामान देने पर निम्नलिखित में से किस खाते में धन जमा किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑन गिविंग गुड्स इन डोनेशन? अगर आप गुड्स को डोनेशन में दे रहे हैं, तो आप कौन से अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे? सेल्स में, परचेज अकाउंट में, डोनेशन में या फिर कैश अकाउंट में? तो यहाँ पर कौन से अकाउंट में आपको दिखाना है, तो वो हो जाता है परचेज अकाउंट। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो चैरिटी के लिए दे रहे हो या फिर आप एक और क्वेश्चन आता है नमूने के तौर पे दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर भी ये होता है कि परचेज़ेज़ अकाउंट को ही हम क्रेडिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लेन-देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में रकम और खातों की अनजाने में चूक या भूल को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। Unintentional omission or commission of amounts and accounts in the process of recording the transactions are commonly known as fraud, financial statement, scams, error। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने रिकॉर्ड रखा है, आपने अकाउंट अपने बनाया, अपना रिकॉर्ड अपना रखा है, उस प्रोसेस में आपने कैश गलत है दिखा दिया है जैसे कि 5000 है और गलती से आपने वहाँ पर 500 ही दिखा दिया। अब कहने को तो 1 ज़ीरो की गलती है, एक्चुअल में आपकी ये 4500 4500 की गलती हो जाएगी आपसे। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है वहाँ पर जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता है बैलेंस मैच नहीं करेगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो भूल-चूक हो जा रही है, इस भूल-चूक को हम क्या कहते हैं? तो कॉमर्स की लैंग्वेज में वैसे तो आपने एक तरह से घोटाला या स्कैम, धोखाधड़ी तो भूल-चूक है, धोखाधड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमर्स की भाषा में बात करें तो सिर्फ त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कई तरह के होते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम को 500 की बिक्री उसके खाते में 50 के रूप में पोस्ट करने से प्रभावित होगा। अभी यही बात मैंने बताई वहाँ पर 5000 और 500 का मैंने आपको दिया था। उदाहरण यहाँ पर 500 और 50 की बात की जा रही है। सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज़ ₹50 वुड इफेक्ट। अब ये किस चीज़ को इफेक्ट करेगा? अगर 500 की सेल थी लेकिन दिखा कितने का दिया गया सिर्फ 50 का। सेल्स अकाउंट को, राम्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो किस चीज़ को इफेक्ट करेगा? तो यहाँ पर वो राम के अकाउंट को सिंपल सी बात है इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। वो राम के अकाउंट को इफेक्ट करेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधूरे अभिलेखों से खाता तैयार करने पर निम्नलिखित में से क्या तैयार नहीं किया जा सकता है? On preparing accounts from incomplete record which of the final following cannot be prepared? कैश अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड अगर पूरे नहीं हैं, आधे-अधूरे हैं, उनसे अगर आप जो है तैयार कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या इसमें से नहीं प्रिपेयर करेगा? सिंपल सी बात है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तलपट। ट्रायल बैलेंस जो होता है बैलेंस शीट फिगर्स से ही प्रिपेयर किया जाता है। आपने लेजर में जो भी अकाउंट बनाए होते हैं, उसमें जो बैलेंस निकल कर के आता है, जो बाकी होती है उसी बैलेंस से ही तैयार किया जाता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो अगर सभी अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा। उसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो यानी कि कहीं पे कोई गड़बड़ी आपने करी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वस्तु को बैलेंस शीट में अन्य चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? Which of the following items is classified under the heading other current liabilities in balance sheet? Loans receivable on demand, deposits, loans and advances from related parties, unpaid dividend। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को बैलेंस शीट में अन्य चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत यानी कि जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, एक आपकी फिक्स्ड होती है, करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो जो करंट लायबिलिटीज है उसमें आप दिखाएँगे इसमें से कौन-सी चीज़ ऐसी है। तो यहाँ पर कौन-सा पॉइंट ऐसा है जो आपका अनपेड डिविडेंड होता है, वो आप दिखाएँगे करंट लायबिलिटी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दायित्व की बात हो रही थी सॉरी, तो एसेट जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरह की होती हैं। एसेट यहाँ पर एक आपकी हो जाती है फिक्स्ड
और एक हो जाती हैं करंट। इसी तरह सेम लायबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं और कुछ फिक्स्ड हो जाती हैं। यहाँ पर लायबिलिटी की बात पूछी जा रही थी, तो अचूकता लाभ हाँ, जो अनपेड डिविडेंड है वो लायबिलिटी है आपकी, करंट लायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्कंद को बैलेंस शीट में नीचे दिखाया गया है। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जो इन्वेंट्री होती है और यहाँ पर अंतिम स्कंद स्पेशली लिखा है मैंने ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो जो आप लोग बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वहाँ तो दिखाएंगे, लेकिन किस हेड के अंतर्गत दिखाएंगे, तो ये जो इन्वेंट्री होती है या स्टॉक अगर लिखा होता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारी करंट एसेट होती है और ये आपकी मोस्टली जो क्लोजिंग होती है वही वाली एसेट होती है। इसीलिए कहीं पर अगर अंतिम स्कंद लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब यही होता है जो आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट फिगर से आपकी बैलेंस शीट भी बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करंट एसेट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड लेखांकन के लिए वित्तीय वर्ष का पालन करता है। जो मेसर श्याम प्राइवेट लिमिटेड है लेखांकन के लिए वित्तीय वर्ष का पालन करता है। कंपनी ने वर्ष की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल 2017 को 2,50,000 में एक नई मशीनरी खरीदी और स्थापना शुल्क उसका 5,000 का था। उस पर अनुमानित स्क्रैप मूल्य 10,000 है। अनुमानित जीवन 5 वर्ष का है। सीधी रेखा पद्धति के तहत वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यह्रास क्या होगा? आपको इसमें डिप्रिसिएशन निकालना है। तो डिप्रिसिएशन इसका कैसे निकलेगा, और यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको कहा है, तो कोई इतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं। तो निकालने का सबसे तरीका इसका ये होता है, तो निकालने का मेथड जो होता है इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकालनी होती है और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स जितने होते हैं उससे आपको डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है 2,50,000 की जो खरीद दे रखी है मशीनरी की, उसमें हम उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है 5,000 उसको जोड़ देते हैं और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकल आती है। और उसके बाद अपॉन में क्या होता है, जो भी उसकी लाइफ होती है नंबर ऑफ ईयर्स उसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 5,000 ऐड हो जाएगा 2,55,000 और 10,000 लेस होगा तो कितना आ जाएगा, 2,45,000 आ जाएगा, 2,45,000 अपॉन में आ जाएगा 5। डिवाइड कर दीजिए, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पर 000 49,000 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस क्या पता होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैसे निकालते हैं। ये जो ऊपर का ये दे रखा है ये चीज़ है, ये आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यही इम्पोर्टेंट था निकालना। तो इसमें जब भी आपकी स्थापना शुल्क इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होंगे उनको ऐड करिएगा और जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसको लेस कर दीजिएगा, निकल आएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक समाधान विवरण समाधान करता है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स कैश बुक एंड नेट प्रॉफिट, केटर्स लेजर विद द डेटर लेजर, कैश बुक विद पेटी कैश बुक, बैंक कॉलम विद द पासबुक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बैंक समाधान विवरण क्या होता है। तो अभी मैंने आपको कैश बुक के बारे में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वहाँ पर बताया था। तो कैश बुक जो हम बनाते हैं, कैश की रिसीप्ट और कैश का पेमेंट दिखाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेमेंट होते हैं जो हम बैंक के थ्रू करते हैं। तो बैंक की क्या होती है, हमारी पासबुक होती है। तो कुछ ऐसे भी आपके पेमेंट होते हैं जो यहाँ पर बैंक की पासबुक में होते हैं, लेकिन वो कैश बुक में नहीं हमने दिखाए होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपस में दोनों में जो कैश होता है वो सही नहीं आता या एक ही कैश निकल कर के नहीं आता, तो दोनों को मिलान करने की नीड होती है। इसके लिए हमें क्या बनाना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसको शॉर्ट में बीआरएस बोला जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में बीआरएस लिखा हो तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें हम किस चीज़ का समाधान करते हैं, तो कैश बुक, बैंक का जो बैंक कॉलम है विद द पासबुक, यानी कि जो आपने कैश बुक बनाई है, आपको पता ही है कैश बुक जो होती है वो अलग-अलग आपकी तरह की होती है। एक सिर्फ़ कैश कॉलम के साथ बनती है, एक कैश बुक और में आपका कैश प्लस बैंक कॉलम होता है और एक कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है, 3 तरह से बनती है। तो यहाँ पर हम कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है और जो हमारी पासबुक होती है, इसका आपस में मिलान करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट भविष्य में व्यवसाय न बेचने की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। द एक्सप्रेशन ऑफ नॉट टू सेल बिजनेस इन नियर फ्यूचर इज इंक्लूडेड इन द इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है या फिर गोइंग कंसर्न।
यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने अपना बिज़नेस है, आगे भविष्य में उसको नहीं बेच रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, वो चलता रहेगा आगे तक। तो वो कॉन्सेप्ट हम किस अवधारणा में लेते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के हैं, उसको भी ज़ोर से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन्स वहाँ से बनते हैं। तो ये वाली जो अवधारणा है, ये किसमें आती है? ये आ जाती है आपकी गोइंग कंसर्न। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम गोइंग कंसर्न है हमारा कि ला आगे तक हमारा बिज़नेस चलता रहेगा, हम उसको कोई भी हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि उसको सेल करेंगे या बंद करेंगे। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वित्तीय चर के बीच संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो, परसेंटेज, रेट और टाइम या फिर ईदर ऑफ द अबव। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फाइनेंशियल आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आप उनमें रिलेशनशिप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? शुद्ध अनुपात से, प्रतिशत से, दर या समय से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो है कि करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ट्रिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा-सा देख समझ के इसका आंसर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए आपके अलग-अलग जो यूनिट्स हैं उससे मैंने इंक्लूड किए थे, जिससे कि सारी चीज़ों की तैयारी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए, अगर आप लोग देख रहे हैं जो भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।